Almas is the PMS interview topper of PMS 9 और उसके अलावा आजकल ही इज सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर और उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की और उनका बड़ा शुक्रिया कि अपने बिजी स्केड्यूल से वो टाइम निकाल लिया उन्होंने हमारे लिए और स्टूडेंट्स को अब बताएंगे इस सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट में कि साइकोलॉजिकल के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो कि साइकोलॉजिकल पैनल जो है जिसकी बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स को जो है वो जज करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल की जो रिपोर्ट है वो आपके इंटरव्यू के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो हम सर अल्मास से इस कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को अंडरटेक करनी चाहिए रिगार्डिंग दी साइकोलॉजिकल, और वो अपने एक्सपीरियंस से फिर हमें बताएंगे कि क्या क्या चीजें स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मज़ूम साहब कि आपने जो है वो इनवाइट किया इस सेशन के लिए। वैसे तो मुझे मुद्दत हो गई लोगों से इंटरेक्ट किए हुए, यानी कि स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किए हुए, तो अब उसमें बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी बात को कन्वे भी करना भूल जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप अपने ऑर्डरली मैनर को भी भूल जाते हैं कि कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके 1 2 3 4 करके आप बता सकें। बाहर क्या कोशिश करते हैं इस पर बात करने की। पीएमएस का जो साइकोलॉजिकल है उसकी जो है वो 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है वो रिटन पार्ट की है और जो सेकंड स्टेज है वो ओरल है। अच्छा, रिटन पार्ट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं जिसके अंदर आपके कुछ एमसीक्यूज होते हैं, जिसके अंदर आपकी एबिलिटी टेस्ट होती है। एबिलिटी से मुराद ये कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन सी इज इक्वल टू व्हाट। तो इस तरह की यानी आपके कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, फिर ये होता है किसी तरह से वर्ड प्ले होता है उसके अंदर इंग्लिश का, मतलब इस तरह से करके उन्होंने एक बड़ा वो बाकी टेक्निकली वो जितनी चीज़ें हैं वो मौज़ूम साहब आपको मेरे ख्याल इस सेशन के अंदर आगे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो मुख्तलिफ चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताएंगे भी और उसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो रिटन पार्ट में आपको देंगे भी ताकि आप उनको सॉल्व कर सकें। तो रिटन पार्ट में कामयाब जो है वो इस चीज़ पर होने से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें कि उतना ज़्यादा आप चांसेस ऑफ वो आपको टेस्ट को बढ़ जाएंगे। और नंबर 2 उसमें ये ज़रूरी नहीं होता बाज़ दफ़ा रिटन पार्ट के अंदर कि आपके सारे के सारे आप जो हैं उनके जवाब आप बिल्कुल ठीक दें। असल चीज़ ये होती है कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कितने सवाल जो है वो करने में कामयाब रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 100 एमसीक्यूज तो आपने उस 100 एमसीक्यूज को उस 60 मिनट के अंदर या 50 मिनट या 10 मिनट, वो असल में ना होता ये है कि 10-10 मिनट के वो गैप के साथ मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लेते हैं। तो आप उन 10 मिनट के अंदर वो जो आपके गिवन एमसीक्यूज हैं आप उनको पूरा कर पाए या नहीं, आपकी स्पीड कितनी है या नहीं, उससे वो आपकी गेज कर रहे हैं साइकोलॉजिकल स्टेट। उससे वो आपका नॉलेज तो बेसिकली थोड़ा बहुत टेस्ट हो ही रहा है। असल चीज़ ये है कि आपकी यानी रफ्तार कितनी है सोचने की और इस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करने की, और उस चीज़ को गेज कर रहे होंगे वो। सो द फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एक इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, वो है थोड़ा एक स्टोरी राइटिंग का। अच्छा, स्टोरी राइटिंग का इट्स ऑल अबाउट बीइंग पर्सपेक्टिव, बीइंग हैविंग पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एंड बीइंग ओपिनियनेटेड। फॉर एग्जाम्पल एक आपके सामने बड़ी सादा सी चीज रख दी जाएगी और कहा जाएगा कि किसकी स्टोरी लिखें। स्टोरी में वो अगेन आपको टेक्निकलिटीज समझा देंगे मौजूद साहब कि किस तरह से उसके अंदर जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट किस तरह से होता है, उसका एंडिंग किस तरह से होता है। वो प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस होती है, वो ऐसे नहीं है कि आप यूं ही उठ के चले जाएंगे। एक पैटर्न है जिसको आपने फॉलो करना है। हाँ, उस पैटर्न को सामने रखते हुए आप अपना ओपिनियन जो है उस चीज पर सारे लोग मुख्तलिफ दे सकते हैं, बट यू नीड टू फॉलो द पैटर्न। So there is a method in that madness as well कि आपने उस जो स्टोरी है उसमें से एक मॉरल लेसन भी अखज़ करना है, ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है, क्योंकि अमूमन अच्छा एक और बात कि साइकोलॉजिकल जो है वो हर बंदा उसका जो कोड है वो क्रैक कर सकता है। कोड क्या आपने क्रैक करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट कि आपने शो करवाना है अपने एग्जामिनर को कि आप बड़े पॉजिटिव माइंडेड शख्स हैं, आप खातून हैं या मर्द हैं जो भी हैं, आप बड़े पॉजिटिव माइंडेड हैं, आप बड़े इंक्लूसिव हैं, अपनी अप्रोच के अंदर एक्सक्लूसिव नहीं है, आप इंट्रोवर्ट नहीं हैं, आप टीम प्लेयर हैं, आप सोलो फ्लाइट नहीं लेते। इसके अलावा ये कि आप जो है वो बड़ा एक उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर बिलीव रखते हैं, आप मुश्किल जो है उसके अंदर घबराते नहीं हैं।
और ये चीज आपने शो करनी होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल ये आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं कि अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो कि इंट्रोवर्ट है, यानी अपने आप की जात के अंदर महदूद रहने वाली है, अकेलापन उसमें ज्यादा है, यानी उसके अंदर ये है कि वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता या करती, इसके अलावा ये कि वो अपनी टीम के साथ जो है वो चलना पसंद नहीं करता या करती, वो अपनी लीडरशिप पर बिलीव नहीं करता, तो फिर अगर 2 मिनट है आपको, अच्छा, वो अपनी लीडरशिप पर बिलीव नहीं करता, वो इस चीज पर नहीं यकीन रखता कि मैंने दूसरे लोगों को साथ लेकर चलना है, और फिर ये भी कि जिंदगी जो है उसके सिर्फ और सिर्फ शेड्स जो हैं वो डार्क हैं, वो आपको ब्राइट शेड्स में नजर नहीं आती, तो दैट क्लियरली मीन्स कि वो शख्स जो है वो नौकरी ये वाली करने के अहल नहीं है, और ये कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास आपकी पर्सनैलिटी बड़ी पेसिमिस्टिक जाती है, बड़ी ही वो नेगेटिव पर्सनैलिटी जाती है, तो दैट डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर। तो पहली बात तो ये है, रिटन पार्ट के अंदर उन्होंने ये किया, इसका दरवाजा सही से बंद कर दो। नंबर 2 इज द ओरल पार्ट ऑफ योर टेस्ट। ओरल पार्ट अगेन वो भी आपकी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के साथ उसका ताल्लुक है, आपकी एक्सटेंसिव जो आप यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस करोगे उससे आपका ताल्लुक होगा। उसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर एक एक्सटेम्पोर स्पीच होती है 2 मिनट की, आपने उसके अंदर टाइम के अंदर अपनी चीज को कंक्लूड करना होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसके अंदर एक ग्रुप डिस्कशन होती है, ग्रुप डिस्कशन में भी कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं कि किस तरह से आपको दूसरों को बोलने का मौका देना है, अपनी टर्न का वेट करना है, जो सबसे इनिशिएटिव लेने वाला जो होगा वो प्लस पॉइंट होगा, जो एंड करने वाला होगा चीज को, सबसे एंड पे एक चीज को कंक्लूड करने वाला होगा, उसका एक प्लस पॉइंट होगा। प्लस ये है कि एक उस डिस्कशन में लीडरशिप ऑटोमेटिक, क्या है कि लीडरशिप नहीं, जो ऑटोमेटिकली ओवर पावर कर लेगा उस डिस्कशन को, एक आपको बड़ा रोल जो है वो असाइन अपने आप को कर लेगा, वो बड़ा उसके अंदर सामने आएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर 5 या 10 मिनट की ग्रुप डिस्कशन है तो उसमें से 5 मिनट आप ही बोल रहे हैं। ब्राइविटी इज द सोल ऑफ इट, वो यहाँ पे बड़ी क्लियरली आपको नजर आएगी कि जितना आप मुख्तसर मगर जामे होंगे उतना आपके ज्यादा मार्क्स या इंप्रेशन आपका ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने ये देखना है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं है कि वो दूसरों की स्पेस कैप्चर करके बैठ जाए, उनके अंदर ये होता है कि वो दूसरों की भी जो स्पेस होती है, यानी दूसरों को स्पेस देने पर बिलीव भी रखता है और साथ साथ अपनी बात को पहुंचाने पर भी बिलीव रखता है, यानी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज द लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं, स्पेस गिविंग जो स्किल्स हैं वो कैसे हैं, और पेशेंस कितनी है आपके अंदर, ये उसके अंदर जो है वो भी उस चीज का भी होता है। अच्छा, एक उसके अंदर एक और चीज भी होती है कि बाज दफा वो ये भी करते हैं कि किसी एक खास अच्छा, एक्सटेम्पोर स्पीच में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, बड़े वियर्ड टॉपिक्स भी आ जाते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती, आपने बस 1.5 से 2 मिनट जो है उस चीज को अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और उसमें कॉन्फिडेंस वो आपका देख रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्टिमिस्ट रह के बड़े अच्छे तरीके से आपने उस बात को कर देना होता है, चाहे उसमें आपको बहुत कि आपने जो साइकोलॉजिकल है उसके अपने मार्क्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू अगर 200 का है तो उसमें भी 50 मार्क्स हैं वो साइकोलॉजिकल के हैं, ये नहीं है। आपके जो 200 मार्क्स का इंटरव्यू अलग ही है, और इसके टोटल जो आपकी मार्क्स की जो एक बनती है स्कीम, उसके अंदर मार्क्स कोई नहीं है, 0 मार्क्स है, बट आपके ये जो 200 मार्क्स बल्कि पिछले 1200 मार्क्स भी मेरा मानना तो ये है कि काफी हद तक इस चीज पर डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी ने एक अच्छा इंप्रेशन नहीं दिया साइकोलॉजिस्ट के ऊपर, तो वो उसके अंदर अगर बहुत नेगेटिव ओपिनियन लिख दे, अगर तो बहुत अच्छी ओपिनियन नहीं लिखी तो कोई मसला नहीं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं आपके लिए, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। वो फिर आप इंटरव्यू में आपको फिर 0 से ही करना पड़ता है। बट अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई फ्लॉ है जो कि उनको नजर आ गया है, और आपका कोई बहुत बड़ा एक डीप रूटेड किस्म का मसला है जो उनको नजर आ गया है,
तो फिर आपके लिए वो इंटरव्यू में बल्कि बाकी ओवरऑल सिलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि वो एक ओपिनियन बन जाता है आपके बारे में, और पैनलिस्ट उस ओपिनियन के साथ अगर बैठ जाए तो फिर वो आपके लिए बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करेगा। फिर क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी पहले 1 मिनट में 2 मिनट में ही, कि जो आपके पैनलिस्ट हैं उन्होंने आपके ऊपर जो वो बुछाड़ कर दी है और नेगेटिव ओपिनियंस आपके बारे में देना शुरू कर दिए हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, एंड दैट रीजन इज योर साइकोलॉजिकल, देयर इज नो अदर रीजन देन दैट, क्योंकि आपका तो उनसे इंटरेक्शन ही नहीं है उससे पहले का, ना आपका कोई ऐसी चीज है आपकी कोई लिखी पड़ी उनके सामने सिवाय साइकोलॉजिकल के। तो हाँ, एक और होती है पर्सनल स्टेटमेंट, वो बड़ी मैटर करती है। वो आपको कहते हैं कि अपने बारे में लिखें कि आप जो है अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करें। तो उसमें भी आपने अपने आप को कुछ इस तरह का एक्सप्लेन करना होता है, ना तो आपने अपने आप को लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर शो करना होता है कि आप पता नहीं कितनी तुर्रम खान चीज है, और ना ही आपने अपने आप को कोई ऐसी चीज शो करना होता है जो जमीन पे गिरा हुआ कोई शख्स है। तो इसके दरमियान में रहना है आपने। इसका एक आपने पेंडुलम जो है इसकी एक जिसको कहते हैं ना, एक सही रेशो रखनी है आपने। तो वो जो सही रेशो रख लेगा उसकी पर्सनैलिटी उनके सामने आ जाएगी कि वो बिल्कुल ठीक है, और कोई उसमें कोई एज सच वो नॉर्मल इंसान है। वो नॉर्मल इंसानों को उसमें करना चाह रहे हैं ना भर्ती। जीनियसेस जो होते हैं, लाइक वेरी फ्रैंकली उनके अपने कुछ बड़े डीप रूटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा हसास होते हैं, ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं अपनी ज़ात को लेके और अपने मुआशरे को लेके। तो जीनियस की तलाश ना पीएमएस को है ना सीएसएस को है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जीनियस के तौर पे नहीं रह सकते, वरना तो वो रात को आके खुदकुशी कर लें। तो ऐसे जो लोग हैं उनको उनकी जरूरत नहीं है, जो सुसाइडल हो, जो जीनियस हो। तो इन्हें एक मीडियोकर मेरे जैसे या मुझसे भी जो अक्लमंद लोग हैं थोड़े, उनकी जरूरत है, जो अपनी लाइफ को एक नॉर्मल रूटीन के तौर पर रोजाना के टफ टास्क जो है उनको बड़ा नॉर्मल रह के परफॉर्म कर सकें, जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो, जो हेड वाइज स्ट्रॉन्ग। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं साइकोलॉजिकल। सही, बहुत शुक्रिया सर। मैं अनम्यूटेड, राइट? ओके, बहुत शुक्रिया सर। अगर कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के तो आप पूछ सकते हैं सर से डायरेक्टली, और माइक जो है स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर दें। पहले आई थिंक आप लोग पूछ लें, ऑनलाइन वालों को आप बता दें कि हैंड। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हमारे पास बैठे हुए हैं, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अपने पास, जो आपके पास जो आपके गैजेट्स हैं वहां से आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर जो है वो आपको वहां से अनम्यूट कर देगा और आप सर से डायरेक्टली जो है क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन जो अगर आप पूछना चाहें सर। कोई जनरल जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल के हवाले से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, साइकोलॉजिकल के अंदर जो सेंटेंस कंप्लीशन होती है उसको कैसे से टैकल किया जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और उसके अंदर अमूमन मिस भी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ना, और उसके अंदर इंग्लिश का अलग से आता है और उर्दू की अलग से सेंटेंस कंप्लीशन आती है। अमूमन वो टाइम बहुत लिमिटेड देते हैं, उसके अंदर सेंटेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंदर किस तरह से बैलेंस को मेंटेन किया जाए? थैंक यू। अच्छा, पहली बात मैं वो पहली गुजारिश ये की है कि कंप्लीट करना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, उसमें जो सेंटेंस कंप्लीशन है उसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो ज़्यादातर ऐसे किस्म के सेंटेंसेस होंगे जिसमें ना बाज़ दफ़ा चांसेस होगा कि आप उसमें कोई नेगेटिव किस्म की जो है वो स्टेटमेंट दे दें, या नेगेटिव वो कोई ऐसा लफ्ज़ लिख दें जिससे वो स्टेटमेंट एक नेगेटिव कॉनोटेशन में चली जाए। उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। आपने अपनी जो पर्सनैलिटी है, असल में आपका कंपटीशन ये नहीं है कि आपने को पूरे करने हैं, ना ही आपका ये कोई कंपटीशन है कि आपने उनका पता नहीं क्या करना है, नॉलेज आपका दिखना चाहिए। असल बात ये है, पूरा साइकोलॉजिकल लेते हुए सिर्फ एक चीज ज़हन में रखिएगा कि ये आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी को वो मेजर और जज कर रहे हैं, गेज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। आपने अपनी पर्सनैलिटी नहीं शो होने देनी, क्योंकि हमारी सबकी पर्सनैलिटीज के अंदर एक खास किस्म का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मौजूद होता है। वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो आपने उनको शो नहीं होने देना। बस इतनी सी बात है। सेंटेंस लेट से 20 हैं, तो वो 20 में से आप 15 कर लें, 12 कर लें या 14 कर लें, जितने भी कर लें, वो पॉजिटिव एक आपकी कॉनोटेशन दें कि आप अपनी जिंदगी के अंदर बड़े पॉजिटिव से इंसान हैं। बाकी उसके कुछ सैंपल्स पड़े होते हैं। अगेन वही बात है कि वो प्रैक्टिस
करने से आपकी स्पीड भी बेहतर होती है, आप पॉजिटिव रहना भी सीखते हैं कि वो पॉजिटिव आप किस तरह से रहेंगे वो आपको मुअज्जिम साहब खुद भी दिखा देंगे कि प्रैक्टिस करवा के कि किस तरह से आपने उसके अंदर अपनी पर्सनैलिटी का पॉजिटिव आउटलुक जो है उनको एक पोर्ट्रे करना है। अच्छा सर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं साइकोलॉजिकल जब पैनल के अंदर वो इंटरव्यू में बैठते हैं तो उसके अंदर आपको जो है वो अंदाजा जिस तरह सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा करते हैं, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को जो है ना फिर वो स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह जो है वो टैकल करें, और खास तौर पे वो स्टूडेंट्स के लिए ओपिनियन इतनी नैरो कर देते हैं कि उसके अंदर फिर स्टूडेंट को या पॉजिटिव या नेगेटिव को एक चीज चूज करनी पड़ती। तो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि जी आपके सीनियर ने आपको जो है वो फोर्स करना शुरू कर दिया है कोई काम करने के लिए, या आपको कोई बैग मिल गया है तो आप उसका क्या करेंगे, कोई आपको जो है करप्शन करने पे मजबूर कर रहा है, तो ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को पैनल के सामने जो है वो स्टूडेंट किस तरह सर टैकल करें इसको? अच्छा, इस पे मैं ये कहता होता हूँ क्योंकि इसमें पैनल जो है वो टिपिकल हो रहा है और पैनल अमूमन टिपिकल ही होता है, तो आपको भी टिपिकल ही होना चाहिए। आप भी अपनी जात में अड़े रहे, आप उन्हें कहें कि मैंने नहीं करनी करप्शन, आप कर ले, वो बंदा कर ले जो करना है। अच्छा, वो करवाना चाहता है क्या, ज्यादा ज्यादा यही ड्रावा देगा जी मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, तो ट्रांसफर होकर कौन सा चपरासी लग जाना है, वही नौकरी रहनी है। और तीसरी बात यह है कि आपको नौकरी से निकाल कोई नहीं सकता, जितना मुश्किल काम है इस नौकरी में आना उससे मुश्किल काम है इसमें से निकालना। तो भाई हमारे पास कई फोरम में अपील करने के, हम अपनी अपील करके अपनी नौकरी में रहेंगे, कोई हमें निकाल नहीं सकता। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर उस मुश्किल सिचुएशन में ना कहना, बस ठीक है कोई एडेड बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा खैर है, लेकिन बंदा अपने जमीर पे तो बोल ना ले। अब बात यह है कि ये बड़ा टिपिकल जवाब है, बट द थिंग इज वो सवाल भी तो टिपिकल है, हर साल वो सारे बच्चों से सेम ही सवाल करते हैं, सेम जवाब आते हैं, देन क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर लोगों से मुख्तलिफ किस्म का जवाब ही ये पूछेंगे, चाहे पाकिस्तान में पूछेंगे, और क्या बंदा कहना शुरू कर दे मुख्तलिफ होने के लिए सर कोई गल नहीं, मैंने पैसे पढ़ाएगा मैं पढ़ रहा, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा सर एक और चीज है जो है वो इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर जो है स्टूडेंट्स एक और चीज में भी थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को जब अपना बायोडाटा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं या अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं या वो परफॉर्मा फिल कर रहे होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ना थोड़े से जो है ना वो रिलक्टेंट हो जाते हैं चीजों के अंदर कि अच्छा भी मेरी पर्सनालिटी में तो कुछ भी नहीं है, ना मैं मुकर्रर रहा हूँ कभी, ना मैंने कोई ड्रामेटिक्स में हिस्सा लिया है, ना मैं कोई स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी में तो पता ही कुछ नहीं है। तो वैसे ना वो लिखते हुए भी थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, और उसी वजह से क्योंकि साथ वाला लिख रहा होता है कि मैं जनाब जब आपकी उम्र 25 साल थी तो मैं तब 26 साल का था, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर वैसे ही जरा स्टूडेंट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। तो जरा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये मोटिवेट भी करें कि भाई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर बुक रीडिंग आपकी हॉबी नहीं है तो अगर आप जो है वो टीवी भी देखते हैं तो ये हॉबी भी आपकी बहुत अच्छी है, तो जरा इसमें भी जरा स्टूडेंट्स थोड़ा मोटिवेट करें। अच्छा, पहली बात तो ये है यार कि ना मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं कि मेरा बैच है 32 का। अच्छा, इस 32 लोगों के बैच के अंदर शायद तकरीरों के अंदर जो बंदा रहा वो अकेला मैं ही था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मेरे बैच में बाकी 33 लोगों का तकरीरों से कभी दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बावजूद इसके कि सारी उम्र तकरीरें की, गवर्नमेंट कॉलेज में नूर फानस किया, ब्ला 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 सारा कुछ करने के बावजूद मेरी पोजीशन पहली नहीं है, मेरी पोजीशन 17th है पूरे पीएमएस के अंदर, यानी ओवरऑल जो मेरा मेरिट बना। तो पहली बात तो यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि अगर आपने कभी जिंदगी में ऐसा शुगल नहीं किया तो आपको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत है? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप जिंदगी में मुख्तलिफ और काम कर रहे होते हैं, एंड एवरी अदर थिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज कोई दूसरा काम, जैसे कि तकरीर या ड्रामेटिक्स या कोई लिखने लिखाने का काम। अच्छा, और तीसरी बात यह है कि अब मिसाल के तौर पे अब बात सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करती है आपकी कि आप चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं आप उसको सेल किस तरह से करते हैं, ठीक है ना? आप अगर चाहे टीवी भी देख रहे हैं तो आप टीवी के देखने को शुगल को किस तरह से सेल करते हैं। अब ये आर्ट है जो आपने इस थोड़े से दिनों में सीखना है, जिसमें आपकी मेंटोरशिप की इन लोगों को जरूरत होगी कि अच्छा यार अगर मैं टीवी देखता हूं तो क्या ऐसी बात करूं। अच्छा, बाज़ दफा एक और बात मैं बताता हूं कि सिर्फ मुख्तलिफ होना भी आपको बड़ा या यूनिक होने की कोशिश भी आपको जो है वो बड़ा नुकसान दे जाती है। ऐसे बिला वजह कोई यूनिक होने की भी कोशिश नहीं करनी है, अपने अंदर एक रियलिस्टिक टच रखना है अपनी पर्सनैलिटी का।
अच्छा, और बिल्कुल ही वो भी नहीं होना कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी नहीं जाना उस चीज की वजह से। सच्चे रहें और उस सच्चे होने को थोड़ा सा सेल आउट करने की कोशिश करें। अब वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू किया जा सकता है। अगर आप जिंदगी में क्रिकेट खेलते हैं तो उससे आप कुछ ले सकते हैं कि किस तरह से वो आपको एक बड़ा मोटिवेटेड इंसान रखती है। टीवी है तो टीवी पे आप आजकल एक पूरी दुनिया है, उसको आप एक खास तरीके से कर सकते हैं। अगर आप टीवी भी नहीं देखते, क्रिकेट भी नहीं खेलते, ड्रामास भी नहीं कोई यानी कभी उससे को-करिकुलर एक्टिविटीज के साथ भी कभी अटैच नहीं रहे, जो भी आप काम करते हैं यू कैन ऑलवेज सेल इट आउट। तो आपको सेल करना है उस सारी चीज को, और उसका आर्ट उन्होंने आपसे यकीनन सीखना है। और आई नो के मुअज्जम साहब से बेहतर ये आर्ट जो है वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, एक और चीज भी है, बहुत से जो है वो लोग जो हैं, जो खासतौर पे सारे प्रोसेस से जो है उनका ताल्लुक है, वो स्टूडेंट्स को ये मशवरा भी देते हैं कभी कभार कि आप जो है ना जितनी भी एक्टिविटीज में हिस्सा लेते रहे, या फॉर एग्जांपल आपने जितनी भी चीजें अचीव की हैं लाइफ के अंदर, या आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, या आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉफी जीती हुई है, तो इतना सारा कुछ जो है ना आप पैनल के सामने ना लिखें, क्योंकि पैनल की एक्सपेक्टेशन जो है ना आपसे बहुत बढ़ जाती है। और वो जो पैनल जो है ना वो आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन होती है पैनल की, तो पैनल आपसे जरा मुश्किल सवाल करता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या, अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान ने कोई चीज अचीव की हुई है अपनी लाइफ के अंदर, तो क्या उसको रोकना चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर जो वो लिख रहा है, या बल्कि खुलेआम बताना चाहिए उसके बारे में उसको? तो ये ना दोनों तरफ इसकी आर्गुमेंट मौजूद है, और दोनों तरफ वैलिड आर्गुमेंट है। अच्छा, डिपेंड क्या करता है कि अचीवमेंट दिखाना या ना दिखाना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां पे आता है बच्चों के साथ। खुद मेरे साथ अगर मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने वहां पे अब बता दिया कि जी मैंने लॉ भी किया हुआ, ठीक है। अब मसला क्या था कि लॉ मैंने प्राइवेटली किया था। अब मेरी ग्रिप नहीं थी लॉ के अंदर, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरह जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हुआ तो उसके बाद मैं वेला नहीं रहा, मैं कुछ ना कुछ करता रहा। ये दिखाने के चक्कर में जब मैंने लॉ बताया और एक ऐसी चीज बता ली कि जो मेरे ग्रिप में नहीं थी, तो उसके बाद अपने वो क्या था उनका नाम मुझे भूल गया, तब के पैनलिस्ट में सबसे ज्यादा जो सवाल करते थे, वो सेक्रेटरी रिटायर्ड थे, तो उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा जो सवाल दागे वो लॉ में से दागे। अब उसमें से मैं 50% तो जवाब दे पाया, 50% में ना दे पाया। अच्छा, अब बात सिर्फ इतनी है कि लेकिन एट द सेम टाइम जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पोल साइंस पढ़ा हुआ हूँ, या फिर ये कि पोल साइंस पे मैंने कॉन्फिडेंटली कहा कि मुझे ग्रिप है, और फिर ये कि मैं तकरीरें करता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, ये वो उस चीज का उसी नशस्त के अंदर मुझे फायदा भी हुआ कि फिर मैंने जो उस सारी बहस थी उसको अपनी डायरेक्शन में घेर भी लिया, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली एक जो शख्स आया है इंटरव्यू के अंदर, अगर तो आप देखें ना 538 लोग मेरा ख्याल है पास हुए और सीटें मेरा ख्याल 50 हैं जी। ये बात तो तय है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि 200 मार्क्स में से 160-70 की बार वही क्रॉस करेगा जो थोड़ा लोगों से एक कोई उभरता हुआ कोई चीज होगी। अब वो उभरने वाली जो चीज है, अब वो जाहिर बात है या तो कोई ऐसा बंदा हो सुपरमैन टाइप का कि जो उन्होंने 20 सवाल पूछे हैं तो 20 का 20 वो जवाब दे दे और बड़ा एक्यूरेट जवाब दे और इतना डेप्थ वाला जवाब दे, जैसा जो कि मुमकिन नहीं है ना किसी भी इंसान के लिए। वो पैनलिस्ट जो है अगर वही दोबारा मेरे पास आ जाए, मैं उन सबको घुमा दूंगा, वो नहीं जवाब मेरे दे पाएंगे। बाकी तो दूर की बात, ये बच्चे जितने पास हुए हैं ये पैनल बना लें अपना और उन पैनलिस्ट को बुला लें अपने उनके इंटरव्यू के लिए, तो वो नहीं जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू का आप चाहे जितने भी तुर्रम खा हो आपका उसका एक प्रेशर होता है। अच्छा, अब उसमें 20 में से बहुत अच्छा इंटरव्यू वो नहीं होता जो 20 सवालों का जवाब दिया है, वो बल्कि मैं समझता हूँ एक बुरा इंटरव्यू है। बहुत अच्छा इंटरव्यू वो होता है जो बेशक 10 सवालों का जवाब दे के आया, लेकिन वो जो 10 सवाल फिर जवाब दे के आया ना, वो ऐसे मजेदार दे के आया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मसलन मैं पीएमएस के अंदर मेरे बहुत से सवाल ड्रॉप हो गए थे, लेकिन वहां पे मेरी बहस हुई थी 2-3 चीजों पे बड़ी ठीक ठाक किस्म की, और खुसूसन पोल साइंस के अंदर और अदब के अंदर और मूवीज के ऊपर। अच्छा, लेकिन अब सीएसएस के अंदर मुझसे टोटल शायद 12 सवाल पूछे गए, जिसमें से 10 का मैंने जवाब दे लिया, 2 का मैं नहीं दे सका। लेकिन वहां पे मेरे इतने बुरे मार्क्स आए जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिससे मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, जबकि मेरे अपने पीएमएस के अंदर वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आ गए। तो बात यही होती है कि आपके पास फिर ये
फ्रैंकली स्पीकिंग उस दिन पे भी मैटर कर रहा होता है कि वो दिन आपका है या नहीं है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे मैटर कर रहा होता है। बट मुख्तसर बात ये कि ये दोनों तरफ है। अब उन दोनों के नतीजे में आप ट्रॉफीज का शो करवा के, अपनी अचीवमेंट्स का शो करवा के, जो पीछे चीज है आपकी उसके ऊपर आपको ग्रिप है या नहीं है, इस चीज के ऊपर मैटर करता है। देखिए, शील्ड, ट्रॉफी, ये सारा कुछ दिखाने के नतीजे में कोई ना कोई ऐसी चीज की तरफ आप उसे लेके जा रहे हैं ना कि यहां से मुझसे सवाल पूछो आप, तो वो जहां पे आप लेके जा रहे हैं उस एरिया में आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये मैटर ये करता है। ट्रॉफीज का होना या ना होना मैटर नहीं करता। मैटर ये बात कर, ट्रॉफी से मुराद अचीवमेंट का होना ना होना या ना होना मैटर नहीं करता। उस अचीवमेंट के नतीजे में, उसको बताने के नतीजे में आप उसको जिस तरफ को लेके जाना चाह रहे हो, वो जो साइड है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ किया हुआ है, तो अब ये बड़ी अट्रैक्टिव बात है कि जी बाहर की डिग्री ली हुई है, तो देन ही और द पैनल स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग कि ये बंदा जो है, इससे मैं बड़े दिलचस्प किस्म के बहस कर सकता हूँ लीगल पॉइंट्स पे। फिर आपको लीगल पॉइंट्स के ऊपर आपको चीजें पता होनी चाहिए, आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इफ somebody says कि जी मैंने एमफिल किया हुआ फलानी चीज के अंदर, then the panel expects automatically they are human beings, मैं भी हूँगा, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं इससे इस डायमेंशन में सवाल पूछता हूँ। इफ यू से कि सर मैं बड़ा तगड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ, then they expect कि आप उसको थ्योरी भी आपको उसकी पता होगी। इफ यू से कि सर मैं बहुत बड़ा फलानी चीज का अचीवर हूँ, देन दे एक्सपेक्ट कि सर मैं क्या आप उस चीज के अंदर वो बड़े हैं। ये नहीं है कि आप उसकी बताने के बाद आप ये कहें कि अच्छा इससे मुझे इसमें से सवाल भी ना पूछे और ऑटोमेटिकली मुझे बस इस बात पे नंबर दे दिए जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपको काउंटर चेक करेंगे वहां पे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से वो है, ये है सर कि आपको पता है कि पीएमएस के अंदर जो है वो ग्रुप डिस्कशन जो है वो उर्दू के अंदर भी ग्रुप डिस्कशन जो है वो कर रहे होते हैं, अंग्रेजी के अंदर भी ग्रुप डिस्कशन जो है वो कर रहे होते हैं। तो ऐसे मामलात के अंदर जो है वो एक ये सवाल भी जो है स्टूडेंट पूछते हैं कि जब उर्दू के अंदर जो है ग्रुप डिस्कशन हो रही हो, तो उर्दू की ग्रुप डिस्कशन के अंदर उर्दू की वर्बोसिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आप उसके अंदर जो है वो मतलब आप कहीं अगर आप फाइनेंशियल या जो है वो बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक बात कर रहे हैं, या हमें वहां पर इक्तिसादी बोलना है, मालियाती बोलना है, मुआशी बोलना है, भाई अगर अमेरिका है, अमेरिका को अमेरिका ही बोलना है, या यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को रियासत हाई मुतहदा अमेरिका बोलना है वहां पर, तो उर्दू की जो वोकैबुलरी होती है वो ड्यूरिंग द उर्दू डिस्कशन वो क्या बहुत ज्यादा मैटर करती है, या अगर नॉर्मल जो हम आम जिस तरह उर्दू बोलते हैं वो चीज भी बड़ी जरूरी है, बड़ी ओके है उसके अंदर? अच्छा, मज़हब साहब ऐसे है कि मैंने तो जितना अपना तजर्बा देखा है उसमें लोगों की अंग्रेजी से ज्यादा उर्दू गलत है। मेरी अपनी उर्दू गलत है, बहुत सारे मौके पे मैंने खुद देखा है। अब मामला ये है कि हमारी उर्दू जो है वो इंग्लिश टाइप बन चुकी हुई है, और यकीन मानेंगे जितने बच्चे पास हुए हैं इनसे ज्यादा घटिया उर्दू उस पैनल की होगी, ठीक है ना। वो जो वहां पे बैठे होंगे ना, वो कोई उनके सुरखाब के पर नहीं है, और ना ही वो कोई उर्दू दान बैठे हुए हैं, ना ही खैर से उनकी कोई उर्दू ऐसी है कि जिसको हम सकीम उर्दू कह सकें। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बस कोशिश करें जितने हो सके कम अल्फाज इस्तेमाल करें। लेकिन यह है कि कोई बहुत ज्यादा उसको सर पे सवार करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जरा अनम्यूट कर दें ताकि वो सर से क्वेश्चन करें। अदिल ने हाथ उठाया हुआ है, वो जी जी जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आपसे? सर मैं पूछना ये था कि जो लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू होगा, जो पैनल जब हमसे क्वेश्चन करेगा तो वो उर्दू में कर रहा होगा या इंग्लिश में कर रहा होगा? सेकेंडली सर, मेरा जर्नलिज्म से सर एक ताल्लुक मतलब रहा है, पास 2-3 साल रिपोर्टिंग की, उसके बाद मतलब CSSPMS की तैयारी के लिए वो छोड़ दिया सब कुछ। तो सर मैं वहां पे बताऊं, अब मतलब कुछ फीचर्स वगैरह मैं लिख रहा होता हूँ, तो मतलब ये बताऊं कि आई एम राइटिंग सम काइंड ऑफ फीचर्स फॉर सम न्यूज वायर्स, या बस ये बता दूं कि उसके बाद स्किप होगी और उसके बाद बस CSSPMS की तैयारी ही कर लूं। यार आपका ये बहुत बड़ा फोर्टे है, आप पे काम करते रहे हैं, आप इसको जरूर बताइएगा, क्योंकि जर्नलिज्म बड़ी अट्रैक्ट करती है ब्यूरोक्रेट्स को। वैसे भी साढ़े नाल ज्यादा जिहड़ा वो 2-2 हाथ जिहड़ा या वकील कर देन या साफी कर देन, सारा दिन इन्हां तो इज्जत बचा के घर वापस आई तो जाहिर गल हुण तुसीं ये भी नहीं दसोगे तो फिर फायदा की। मादरत मैं पंजाबी बोल रहा हूं या मैं बोलनी है विच। अच्छा
बात ये भैया कि ये ना डिपेंड करता है उस दिन पे, ये पैनल पे डिपेंड करता है कि पैनल आपसे उर्दू में बात करेगा या अंग्रेजी में बात करेगा। बट एक चीज बड़ी क्लियर अपने जहन में रखिएगा कि आपने अपने आप को ना एम्बैरस नहीं करना कि अगर पैनल जो है वो उर्दू में बात, यानी उसने उर्दू में एक बात स्टार्ट की है तो आप उसका जवाब जो है वो अंग्रेजी में देना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। अगर वो उर्दू में बात पूछ रहे हैं तो कोशिश करें जिस जुबान में वो बात पूछ रहे हैं उसी जुबान में जवाब दें, और जिस जुबान में टेम्पो बन गया हुआ है पैनल का उसी जुबान में उसी लैंग्वेज के अंदर उस पैनल को जवाब देने की कोशिश करें। अदरवाइज इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन कि अच्छा यार हम इससे उर्दू में बात कर रहे हैं या अंग्रेजी में बात किए जा रहा है, बार बार ये हम पे साबित करना चाह रहा है कि इसे अंग्रेजी ज्यादा आती है ना। क्योंकि हमारे देखें अंग्रेजी हमारी दुखती राग है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है सबसे बड़ा। तो जब भी जिंदगी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है तो कॉम्प्लेक्स जो है वो एक या किसी दूसरी शक्ल में उभर के जरूर सामने आता है। तो हमें ना वहां पे उनके कॉम्प्लेक्सेस के साथ खेलिएगा। अगर वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो चाहे चले जिस तरह की भी है कोशिश कीजिएगा अंग्रेजी में बात करने की। लेकिन अगर पैनल उर्दू में बात करना शुरू हो ही गया है और वो कंसिस्टेंटली उर्दू में कर रहा है तो आप अंग्रेजी में बात न कीजिएगा, वरना वो बड़ा आपके लिए नेगेटिव एक इंप्रेशन चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। एनी अदर क्वेश्चन जी? ऑनलाइन से कोई और सवाल जो स्टूडेंट करना चाहिए? आप लोगों का कोई क्वेश्चन किसी का? जी जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, अभी प्रीवियसली आपने स्टोरी राइटिंग के बारे में बताया, तो अगर कोई पिक्चर ही इस तरह से ग्लूमी है, लाइक अगर एक गर्ल है वो रो रही है, तो हम उसमें ऑमनियस कैसे हो सकते हैं, उसमें क्या पॉजिटिव हम निकाल कर लाइक उसमें क्या लिखेंगे या उसकी एंडिंग कैसे करें, ये थोड़ा सा गाइड कर दें प्लीज। थैंक यू। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू नॉट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। ऐसी जगहों पे ना कुछ शरारत का एलिमेंट डाल दे, उसे मजाहिया करने की कोशिश कर दे, उसे फनी बना दे, ठीक है ना। जहां पे आपको लगे कि कोई और चारा नहीं है, आप किसी भी एंगल से इसको पॉजिटिव नहीं शो करवा सकते, तो मेक इट अ फनी स्टोरी कि जी इसको किसी ने वो टिकल कर दिया है या इसको किसी ने आगे थप्पड़ मार दिया तो उसके बाद रोना शुरू कर गई है, इसने जाके फिर जो है वो जनाब उसे सहारा दिया, उसने बदला नहीं लिया, इसने बल्कि उसको जाके सपोर्ट किया। आई मीन मेरा मानना यह है कि एक फ्रॉडुलेंट स्टोरी बनाना जो है दुनिया का सबसे आसान काम। आपने फ्रॉड ही करना ना इसके अंदर, सारे साइकोलॉजिकल के अंदर। मतलब पाकिस्तानियों ने भी अगर ये सिखाना पड़ेगा कि फ्रॉड किमें होता है तो माजरत नाल फिर इस दुनिया को खत्म हो जाना चाहिए। तो ये गुजारिश ये है कि द स्टोरी व्हिच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, यू कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव इन दैट, यू कैन ऑलवेज पोर्ट्रे इट एज अ पॉजिटिव स्टोरी। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर मेक इट अ फनी वन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कोई और क्वेश्चन जो है वो करना चाहे सर से? एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा बात सर, हम लोग अंदर ना बड़े शदीद मायूस होके लेफ्ट भी कर रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। नहीं वो जो है मेरा ख्याल है कि वो जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए कि बस अब हम समझ आ गई है, प्रैक्टिस शुरू करते हैं और इन सारी की सारी चीजों के अंदर। सर कोई क्वेश्चन नहीं है अगर आप लोगों में से आप और किसी को? एनी अदर क्वेश्चन? जी जी क्वेश्चन आपसे सर से क्वेश्चन करें जी। Yes, assalamu alaikum sir. Sir, it's a very good session and you are guiding well. Secondly, my question is that कि psychological के अंदर आप intelligence portion भी होता है, नॉन वर्बल और वर्बल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, एक थीमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर सीक्वेंसिंग होती है, तो इसकी क्या वेटेज होती है, इसके अंदर एक अच्छा परफॉर्म बंदा कैसे कर सकता है और इसकी क्या टिप्स देंगे आप? थैंक यू। मुझे सवाल जो है वो सुनाई नहीं दिया, क्या रिपीट कर सकते हैं थोड़ा ऊंची आवाज? जी सर, आई एम ऑडिबल टू यू? जी आप ऑडिबल हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि साइकोलॉजिकल के अंदर एक इंटेलिजेंस पोर्शन भी होता है जिसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल, एनोलॉजी और सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ये सवाल है कि उसकी वेटेज कितनी होती है, दूसरा ये है कि उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। थैंक यू। यार वेटेज मैंने जैसे बताया कि इन सारे सवालात की एक ही जितनी है, क्योंकि इन सब ने जो काम करना है वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करने का करना है। मसलन जहाँ पे एनालिटीज है उन्होंने शो करना है आप में कॉमन सेंस कितनी है, वो उन्होंने शो करना है कि आप चीज को कितना जल्दी समझते हैं, कितनी जल्दी पिक करते हैं, आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है किसी चीज को लेके ना। तो एक तो ये चीज है।
अच्छा, वो यानी आपका IQ एक तरह से टेस्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब जो दूसरी बात है कि इसको टैकल कैसे किया जाए। टैकल अगेन प्रैक्टिस के साथ किया जाए। आप कोई भी एकेडमी का जैसे जिस एकेडमी में है इसका सेशन ज्वाइन करें, डेली जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप इस काबिल होंगे कि उस चीज को सॉल्व कर सकें, क्योंकि वो सारी चीजें जो है मोरलेस सवाल जो है वो मोरलेस एक ही तरह से आएंगे। तो प्रैक्टिस जब आपकी हुई होगी तो आप बड़ी आसानी से उन सारी चीजों को कर लेंगे, वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सर आई थिंक सर से एंडिंग रिमार्क्स ले लो। बिल्कुल सही सर। सर बस आपकी सर प्रेजेंस का शुक्रिया सर। कोई लास्ट जो है वो कोई टिप्स, कोई मोटिवेशनल बात जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो सर आप बताना चाहें। यार ये जो लफ्ज है ना मोटिवेशनल, एक तो ये है कि मुझे जिंदगी में कभी भी मौका मिले तो मैं डीमोटिवेशनल होना पसंद करूंगा, मोटिवेशनल होना कभी भी नहीं करूंगा। मैं तो बल्कि कहना कि मैं अगे भी करी क्या सी, मैं कहा मार्केट च मोटिवेशनल स्पीकर इन्ने हो गए कि डीमोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत पै गई है। तो खैर बात यह है कि यार मोटिवेशन जो है ना वो आपके हालात वाकयात होते हैं। मतलब ये है कि आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि घर जाओगे गाना पैण दिया, ना पास होए थे इधर उधर मामा चाचा ताया फुफी महल्लेदार सारे मतलब कंध तू होके कहणगे वेखो तुहाडा पुत्र या धी वेखो कुछ नहीं कर सकिया। और धियां नु तो सारा बड़ा मसला है कि प्यो रिश्ता लेके बैठे ने मावा कि बेटा तेरा ऐसा ना आया तो देखी तेरा ब्याह कर देना मैं। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है खवातीन के लिए रिश्ता है, खुसूसन उत्थे जिथे वो चाह नहीं रही हैं, और मुंडिया लिए भी रिश्ता ही है वैसे खैर नाल कि जिथे वो चाह रहे हैं उत्थे नहीं हो रहा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि यार मोटिवेशन अगेन द सेकंड थिंग इज कि आपने ना किसी कॉम्प्लेक्स में कोशिश करनी है। आप इंसान है, कॉम्प्लेक्स में आपने जाना ही जाना है, लेकिन कोशिश करें कि इन 30 दिनों में 40 दिनों में ना सारी एक्सरसाइज के अंदर अपने आप को धोखा दें। धोखा ये दें कि यू कैन डू इट, ठीक है ना। और अगर आपने रिटन पास कर लिया, आप में से बहुत सारे आई नो के ऐसे होंगे कि जिनको तवक्को भी नहीं होगी कि मेरा रिटन पास हो सकता है, क्योंकि जिंदगी के मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके साथ आप लड़ रहे होते हैं, वो आपको इतना डीमोटिवेट कर चुके होते हैं कि आप कहते हैं कि यार हम तो बस हो गई है मेरी, पता नहीं होना है पास होने या कि नहीं होने। सो अगर आप इस स्टेज तक पहुंच आए हैं तो अल्लाह खैर करेगा, आगे भी आप पहुंच आएंगे। और हर साल जो 30 हो 40 हो 50 हो 10 हो 15 हो, इस चीज से आपने नहीं घबराना कि सीटें कितनी हैं। जो होने हैं वो भी तो इंसान ही है आपकी तरह के। तो आपने अपने आप को धोखा सिर्फ ये देना है इन दिनों में कि आप जो है आपकी जिंदगी में सब अच्छा है, और ये कि आप जो है इसको बड़ा इजीली ओवरकम कर लेंगे। और प्रैक्टिस करें, माजी में जो हो चुका उसे छोड़ें। आप माजी में आपने कोई अचीवमेंट्स ली हैं नहीं ली हैं, आप बहुत किताबें पढ़ते रहे हैं, आप नहीं पढ़ते रहे हैं, इस वक्त आप सारे पॉइंट जीरो पे खड़े हैं, सेम फुटिंग पे खड़े हैं। यहां से आगे वही निकलेगा जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। जो ज्यादा जिस तरह रिटन की प्रैक्टिस होती है तो उसको आप पास करके आए, सेम इज द केस विद योर इंटरव्यू वाला ये सारा जो प्रोसीजर है जिसमें साइकोलॉजिकल प्लस इंटरव्यू है। आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एलोकेटेड जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं पता नहीं यार पास भी हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, ये पास हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, मेरे पता नहीं रिटर्न के कहीं काम ही ना आ जाए, तो फिर तो आप यकीनन नहीं होने वाले। अगर आप इस चीज को रिटर्न को पीछे भूल जाएं, अपनी जिंदगी बाकी को भूल जाएं, बस अगले 40 दिन को फोकस आपने करना है जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। बस इतनी सी बात है। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का सर। थैंक यू वेरी मच कि जो है वो आपने सर इतना वक्त निकाला हमारे लिए और खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए। और बिल्कुल ये सारी की सारी बातें सर बिल्कुल ठीक हैं। और यू नो गेटिंग दीज इंफॉर्मेशन दीज थिंग्स फ्रॉम यू सर, इट हैज बीन एन ऑनर फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर अस एज वेल, फॉर CEPI। बहुत शुक्रिया सर आपका सर, थैंक यू वेरी मच।